गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और बेटा आज हम लोग वर्क एंड एनर्जी चैप्टर का थर्ड लेक्चर देखेंगे। बेटा सेकंड लेक्चर तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि वर्क क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दो तरह की होती है ना। ये सारी बातें हम लोगों ने देख ली, एनर्जी क्या होती है। आज हम शुरुआत करेंगे बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड कुछ बातें। क्या कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम? ये कहता है कि व्हेन एक्सटर्नल वर्क इज डन देन मैकेनिकल एनर्जी of a system changes। बेटा मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम बाकी एनर्जी का फॉर्मेट अभी हम नहीं देख रहे हैं। अभी हम ये बात करेंगे कि जब कभी भी हम कोई वर्क करते हैं तो बेटा सिस्टम की जो मैकेनिकल एनर्जी है, जिसको हम ME से डिनोट करेंगे, इसमें चेंज आता है, यानी कि डेल्टा ME मतलब चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। ठीक। और W जैसा कि आप जानते हैं वर्क होता है। बेटा मैकेनिकल एनर्जी के दो कंपोनेंट होते हैं। एक जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि एक को काइनेटिक एनर्जी कहेंगे और दूसरे को क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, है ना। तो अगर मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हुआ तो डेल्टा ME मतलब चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। ये तब होगा जब काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो या पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो या दोनों में हो, है ना। भाई दोनों में भी तो हो सकता है कि थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो, थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो, तो दोनों में जो चेंज हुआ उसको ऐड कर दिया, वो आ गया चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। सिंपल सवाल करेंगे और क्लियर हो जाएगा बेटा, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। ये तो सिर्फ एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, फॉर्मूला है जो कि भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इन अदर वर्ड्स ये भी कह सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा ME चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, ये बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक, ये भी रिलेशनशिप हम प्रूव कर सकते हैं, है ना, क्योंकि चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी वर्क डन के बराबर होता है। अब कंसेप्ट ये आता है कि सपोज कर लो कि इफ नो एक्सटर्नल वर्क इज डन, मान लो, है ना, इफ नो एक्सटर्नल वर्क इज डन, तो इसका मतलब बेटा जब एक्सटर्नल वर्क नहीं हुआ तो W की वैल्यू 0 हो गई, यानी कि चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी 0 हो गई, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में चेंज नहीं होगा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी। उसी को हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हेंस वी से दैट क्या मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, है ना बेटा। कंजर्व्ड का मतलब चेंज जब 0 हुआ तो कंजर्व हुआ, है ना। तो अब इसी के बारे में, जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम के बाद अब हम किसके बारे में बात करेंगे बेटा, नेक्स्ट जो बात करेंगे वही बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। और जैसा कि आप जानते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, ये तो बड़ा लोअर क्लासेस में भी आप लोगों ने सीखा होगा कि बेटा एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो यही कहता है कि एनर्जी कैन नॉट be created or it can be destroyed, है ना। It only change its form, यही होता है, it only changes its form। तो बेटा जब एक्सटर्नल वर्क 0 हो गया तो यदि W 0 है तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी 0 हो गई, तो हम कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी जो हो गई वो चेंज 0 हुआ मतलब चेंज नहीं हुआ, है ना। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। बोलो बेटा, है ना। तो
कांस्टेंट का मतलब कि ये जो चेंज है इनका सम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो गया। अब हम इसको ऐसे भी लिखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे चले तो ज्यादा बेटर रहेगा, और इलैबोरेट करके लिखते हैं, है ना। इलैबोरेशन की जरूरत होती है कई बार कई चीजों की, तो इलैबोरेट करके लिखेंगे। तो इलैबोरेशन में बेटा डेल्टा एम ई ये क्या होगा, दैट इज इक्वल टू डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी ई, होगा कि नहीं होगा? ठीक। अब अगर सपोज कर लो डेल्टा एम ई ये बराबर 0 हो गया, है ना, तो इसका मतलब इन दोनों का सम बराबर 0 होगा, यानी कि डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी ई ये बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 0। यही होगा। यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर हो रही है तो वो तब हो रही है जब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी। यानी कि जितने अमाउंट से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी उतने ही अमाउंट से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, ताकि दोनों का जो चेंज हुआ उसका जो सम हुआ वो क्या रहे बेटा, कांस्टेंट रहे, है ना। तो ये कंसेप्ट आएगा इसमें, यहां पे इसके कंसेप्ट में। ठीक। तो बेटा अगर इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिखें तो क्या दिक्कत है क्या? मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर डेल्टा के ई को लिखें काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, है ना, और प्लस डेल्टा पीई को क्या लिखें, ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। अब इसका सम क्या हो जाएगा, 0। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, के ई फाइनल प्लस पीई फाइनल बराबर इधर की तरफ हो जाएगा के ई इनिशियल प्लस पीई इनिशियल, हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फाइनल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो किसके बराबर हो गई, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी के, तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी 0 हो गई। यानी कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि के ई प्लस पी ई दोनों का सम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, है ना बेटा। कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि इनमें चेंज नहीं होगा, इसका सम कांस्टेंट रहेगा। तो जो टोटल सम इनिशियली था वही टोटल सम फाइनली हो जाएगा। ठीक। ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, इसी से रिलेटेड बात, अब हम न्यूमेरिकल्स जब हम करेंगे तो बेसिकली इसी से रिलेटेड बात हो गई। ठीक। तो हमने शुरुआत करी वर्क एनर्जी थ्योरम से, उसमें हमने वर्क और एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी का रिलेशनशिप देखा। फिर हमने बात करी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है बेटा, और हमने लास्ट में ये पाया कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट होगा अगर एक्सटर्नल वर्क क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, इसी को हम कंजर्वेशन के फॉर्म में हम देखेंगे। और अब इसी का एक प्रूफ दिखा सकते हैं, तो इसको अब हम डिफाइन करेंगे, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, प्रूफ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन जो अभी हमने सीखा है उसका एक प्रूफ देख लेंगे, छोटा सा प्रूफ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आ जाओ बेटा, ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर हाइट पे पॉइंट्स ले लेते हैं। लेट अस से हमने यहाँ पे ले लिया बेटा, ये देखिए ग्राउंड लेवल पे ले लिया, और ये हाइट पे ले लिया, और बीच में कोई भी पॉइंट पे ये हमने ले लिया। ठीक है, 3 पोजीशंस ले ली। अब हमने 3 पोजीशंस को अलग अलग तरीके से यहाँ पे डिफाइन कर लिया। सपोज कर लो कि इसको हमने कहा पॉइंट ए कहा, ठीक है, ये पॉइंट ए कहा, ये पॉइंट बी कहा, और ये पॉइंट सी कहा। ठीक, सी यानी कि ग्राउंड लेवल हो गया, और ग्राउंड लेवल से जो हमारे पास ए की जो हाइट है, ग्राउंड लेवल से देखेंगे, ये जो हाइट हो गई, ये जो हमारे पास ग्राउंड लेवल से ए की हाइट हो गई, इसको हम एच मान लेंगे। तो ये हो गया ए सी, है ना, ए से सी तक की जो हाइट हो गई वो एच हो गई। और अगर बी से ए तक की डिस्टेंस देखें तो ये अगर सपोज कर लो कि हम एक्स मान लें, यानी कि ये डिस्टेंस अगर हम लेटस से एक्स मान लें, ठीक, क्लियर।
तो बेटा B से लेकर C तक क्या हो जाएगा, h माइनस एक्स होगा, है ना। तो ये हाइट हमारे पास जो होगी वो h माइनस एक्स हो जाएगी, ठीक। यानी कि पूरी हाइट जो हो गई ग्राउंड लेवल से पॉइंट ए तक की हाइट हो गई h, ये हमारे पास है। और अगर a से लेकर b तक की डिस्टेंस अगर x है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, h माइनस एक्स। सिंपल मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन है। अब हम क्या करेंगे, a पे देखेंगे, b पे देखेंगे और c पे देखेंगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या क्या मिलती है, और हम ये पाएंगे कि तीनों पॉइंट्स पे मैकेनिकल एनर्जी जो है वो हमारे पास कांस्टेंट होगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम ये आएगा हमारे पास कांस्टेंट आएगा। चलिए सबसे पहले बात करेंगे, पहला पॉइंट बात करेंगे एट पोजीशन, कौन सा, ए पोजीशन पे बात करेंगे। तो बेटा ए पोजीशन पे, अरे क्या है ये, एट पोजीशन ए पर, तो बेटा अगर ए पोजीशन पर देखो तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। आप पूछेंगे क्यों सर, बेटा ए पोजीशन पे अभी बॉडी रेस्ट पे, अभी तो हमने रिलीज किया नहीं है, तो जब हम रिलीज करेंगे तभी तो मोशन आएगा ना। तो ए पोजीशन पे बॉडी रेस्ट पर है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, लेकिन ग्राउंड से हाइट एच पर है तो बेटा इसके पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई और पोटेंशियल एनर्जी एट ए हो जाएगी mgh। ये बात कर रहे हैं सिर्फ ए पॉइंट पे बेटा, है ना। हम अलग अलग पॉइंट की बात करेंगे। तो ए पॉइंट पे क्या क्या बात आई कि ए पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई क्योंकि बॉडी ए पॉइंट पे रेस्ट पे है, और चूंकि ग्राउंड लेवल से एच हाइट पर है तो बेटा उसके पास पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जिसको हम mgh कहेंगे। इसको h को अच्छे से लिख लेंगे, क्लियर। तो बेटा मैकेनिकल एनर्जी एट ए बराबर आ जाएगी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और ये हो जाएगा जीरो प्लस mgh, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी ए पर आ गई mgh के बराबर आ गई, ठीक। ये हमारे पास आ गई मैकेनिकल एनर्जी ए पर। अब अगर सपोज कर लो यही मैकेनिकल एनर्जी बी और सी पर है तो हम ये कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है क्योंकि एक्सटर्नल वर्क नहीं हुआ। तो अब हम इसी को दूसरे पोजीशन पे लेंगे कि एट पोजीशन लेटस से बी पर मान लेते हैं, ठीक है। तो बी पोजीशन पे जब हम बात करेंगे तो क्या हमारे पास सिचुएशन आ गई, अब देखो बी पर, है ना। अब देखो जब ए से बी पर आई बॉडी तो बेटा यहां पे तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, लेकिन बी पर फाइनल वेलोसिटी वी हो गई। तो इसको हम कहेंगे वी बी, यानी कि वेलोसिटी एट बी का स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, है ना बेटा। वी बी का स्क्वायर इनिशियल यू यानी कि ए पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई, ट्वाइस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेटा नीचे लगेगा, और डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है तो माइनस एक्स होगा। बोलो बेटा कोई दिक्कत है? मेरे ख्याल से तो मैं ये सारी बातें मैंने ग्रेविटेशन के चैप्टर में ऑलरेडी साइन कन्वेंशन क्लियर कर दिया था बेटा कैसे लेना है। तो यहाँ पे वी बी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 2gx आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, है कि नहीं। और ये हमारे पास वेलोसिटी एट पॉइंट बी आ गई। तो जब बॉडी को ए पॉइंट से रिलीज किया तो बेटा जब वो नीचे आएगा तो हाइट उसकी कम होगी, यानी कि ग्राउंड से उसकी हाइट कम होगी, लेकिन वेलोसिटी क्या करेगी, बढ़ेगी, यही होगा। तो बेटा इसका मतलब जब नीचे आएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, ताकि दोनों का सम क्या रहे, कांस्टेंट रहे, ठीक। शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, ए पॉइंट पे देख लीजिए। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे बॉडी नीचे आ रही है काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, ये एनर्जी डिक्रीज कर रही है, एक डिक्रीज कर रही है और एक इंक्रीज कर रही है, तो दोनों का सम क्या रहेगा, कांस्टेंट। यही हमको प्रूव करना है बेटा, समझ में आ गई बात। तो नेक्स्ट पेज पे अब हम चलते हैं, और नेक्स्ट पेज पे तो पहले तो हम एक लाइन खींच देंगे, ठीक। अब हम देखेंगे कि वेलोसिटी हमें बी पर आ गई बेटा, तो क्या हम काइनेटिक एनर्जी बी पर निकाल लेंगे।
तो इसी तरीके से अब हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी एट बी हाफ एम वी बी का स्क्वायर। ये हो जाएगा हाफ एम और वी बी का स्क्वायर अभी हमने निकाला था ना बेटा 2gx निकाला था, तो ये बराबर हो जाएगा mgx, यानी कि बी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी जो आ गई वो हमारे पास mgx आ गई। ठीक, तो जिस तरह से हमने बी पॉइंट पे वेलोसिटी निकाली तो बी पॉइंट पे हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली। अब हम बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे। देखो बेटा, ग्राउंड से अब इसकी हाइट कितनी हो गई, h माइनस एक्स हो गई ना, तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी एट बी, पोटेंशियल एनर्जी एट बी बराबर mg, और ग्राउंड से हाइट हो गई mg h माइनस एक्स हो गई, तो ये पोटेंशियल एनर्जी बी पर आ गई और ये काइनेटिक एनर्जी बी पर आ गई। तो मैकेनिकल एनर्जी बी पर जो होगी वो इन दोनों का सम होगी। बोलो बेटा, है ना। उस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी बी पर mgx के बराबर निकाली, पोटेंशियल एनर्जी बी पर mgh माइनस एक्स निकाला, एक्सपैंड कर दिया, ये हो जाएगा mgx, ये हो जाएगा mgh माइनस mgx और mgx कैंसिल हो गए, तो ये बचेगा हमारे पास mgh बचा, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी बी पर भी वही आई, किसके बराबर, mgh के बराबर आई। आ गई ना। यही बात तो हमें प्रूव करनी थी कि ए पर भी मैकेनिकल एनर्जी mgh है और बी पर भी है, यही तो हमने निकाला। देखिए, ए पर mgh थी और इसी प्रकार से बी पर भी mgh आई। अब हम मैकेनिकल एनर्जी कहाँ पर निकालेंगे, सी पर निकालेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पोजीशन बी पर निकाला है, ऐसे ही अब हम थर्ड पॉइंट क्या करेंगे बेटा, एट पोजीशन सी पर देख लेंगे। तो सी पर अब हम जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा, देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी एट सी निकालेंगे और उसके लिए पहले वेलोसिटी निकालेंगे, है ना बेटा। तो हम यहाँ पे करेंगे v एट सी का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। पहले तो काइनेमेटिक लगाएंगे, अब ए से बात करेंगे बेटा। देखो, शुरुआत हम यहाँ से कर रहे थे ना, यहाँ से, तो बेटा यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। ए से जब सी पर आया तो बेटा उस समय उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो h किया ना। ग्राउंड पे टच करने से पहले की बात करेंगे बेटा, ग्राउंड पे टच करने के बाद तो हर एक चीज़ इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इसलिए वो हम कंसिडर नहीं करते। टच करने से जस्ट पहले फाइनल वेलोसिटी लेंगे, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो गया ट्वाइस ए की जगह माइनस जी, एस की जगह माइनस एच, क्योंकि नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक, तो ये वी सी स्क्वायर आ जाएगा, 2gh आ गया। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी एट सी हाफ एम वी सी स्क्वायर होगी, यानी कि हाफ एम वी सी स्क्वायर की जगह 2gh हो गया, 2 से 2 कट्टम कुट्टा हो गया, यानी कि काइनेटिक एनर्जी सी पर आ गई mgh के बराबर। बोलो बेटा, है ना। सी पर काइनेटिक एनर्जी mgh आ गई और सी पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? देखो बेटा, सी तो अब हमारे पास ग्राउंड लेवल पे हो गया ना, तो सी पर ग्राउंड पे टच करने से जस्ट पहले तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई, और यही बात हो गई हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी एट सी 0 आ गई। तो बेटा मैकेनिकल एनर्जी एट सी ये होगा काइनेटिक एनर्जी एट सी और पोटेंशियल एनर्जी एट सी, दोनों का सम। काइनेटिक एनर्जी mgh हो गई, ये आपके पास 0 आ गई, तो मैकेनिकल एनर्जी सी पर भी mgh आ गई, यानी कि आप क्लियरली देख सकते हैं कि बी पर भी mgh, सी पर भी mgh और ए पर भी mgh, तो यानी कि मैकेनिकल एनर्जी क्या हो गई, कंजर्व हो गई, है ना बेटा। ये प्रूव हमने कर दिया कि किस तरीके से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब कि एक फिक्स्ड वैल्यू होगी।
ठीक, ये कब होगा बेटा? जब हमारे पास एक्सटर्नल वर्क नहीं होगा तब की सिचुएशन होगी। ठीक, आइए आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं क्या है बातें। अब हम आगे बात करेंगे बेटा और नेक्स्ट पेज पे चलेंगे और सबसे पहले तो बात करेंगे बेटा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो बेटा आप जैसा कि आप जानते हैं कि एक सिंपल पेंडुलम हम बनाते हैं पहले तो, है ना, और ये देखिए हमने पॉइंट ऑफ सस्पेंशन बना लिया, ये एक पॉइंट बना लिया जहाँ से पेंडुलम को सस्पेंड करेंगे। ठीक, ये देखिए पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हो गया। यहाँ से हम क्या करते हैं, एक हैवी बॉब को लेते हैं और उसको थ्रेड से लटकाते हैं। तो ये अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा बॉब लेंगे, ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक सस्पेंड करेंगे, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से हम क्या करेंगे, लटका देंगे। ठीक, और ये जब बॉब हमारे पास हम हिलाएंगे तो बेटा ये ऑसिलेट करेगा इस मीन पोजीशन के अबाउट, है ना। तो हम अब क्या करेंगे, इसके ऑसिलेशन को देखेंगे। ये इधर की तरफ गया, ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, और इधर से इधर आएगा तो ये बेटा इसकी इधर की तरफ की एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। ठीक, और चूंकि ये ऑसिलेटिंग पोजीशन है तो बेटा ये हम डॉटेड से कर देंगे, ये हमने डॉटेड से कर दिया। ठीक, अब हम इनको पोजीशंस को डिफाइन कर देंगे बेटा, इसको हम कहते हैं मीन पोजीशन, है ना। ठीक, और ये दो साइड पे क्या हो गई, एक्सट्रीम पोजीशन कहलाती है। ठीक है बेटा, फिजिक्स में आप बेसिकली क्या है, चीज़ों को बेटा समझना पड़ता है, अंडरस्टैंड करिए, है ना, कंसेप्ट को समझिए, उसको रटने की कोशिश मत करिए। और कई बार क्या होता है कि आप लोग सिर्फ चीज़ों को रट लेते हैं और समझते नहीं हैं, और वो बड़ा हानिकारक हो जाता है। फिजिक्स जैसी चीज़ों में खासकर तो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। अब देखिए होता क्या है, ये देखिए मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे गई, और फिर एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम, और एक्सट्रीम से मीन, यानी कि ये पेंडुलम कुछ इस तरह का ऑसिलेशन करेगा। मीन से पहले एक्सट्रीम पे गया, एक्सट्रीम से मीन पे आया, फिर इधर की तरफ गया, फिर इधर मीन पे आया, और ये कंटिन्यूसली ऐसे क्या करेगा, ऑसिलेट करता रहेगा मीन और एक्सट्रीम के बीच में। यानी कि दोनों साइड पे एक्सट्रीम होगा तो एक एक्सट्रीम से मीन होते हुए दूसरे एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पे जाएगा, पहले वाले पे मीन के थ्रू होते हुए। तो एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब बेटा कि ये होता है कि जब एक्सट्रीम पोजीशन पे जब ये पहुंचता है तो मोमेंटरली रुकता है। तो जब ये रुकेगा तो बेटा इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मोमेंटरली जीरो हो गई, तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। सीधी सी बात है। यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पे जब वो मोमेंटरली मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वो रुकता है, तभी तो वो वापस आएगा ना बेटा। उस समय काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई। और जब ये यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई, है ना। और मीन पोजीशन पे क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें कि उसकी जो पूरी की पूरी एनर्जी है वो काइनेटिक में कन्वर्ट होगी, और ग्राउंड लेवल पे भी लेके चले तो यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई। यानी कि ऑसिलेटिंग पेंडुलम के केस में भी बेटा क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो कांस्टेंट रहेगा, है ना। एक एनर्जी अगर डिक्रीज कर रही है तो दूसरी एनर्जी बढ़ रही है, ताकि दोनों का सम क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो हम ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट होगा, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी क्या हो गई, कंजर्व्ड हो गई, है ना। ठीक, ये कंसेप्ट हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन किसके अंदर हो गया, सिंपल पेंडुलम के केस में हो गया। आइए आगे की जो बात करेंगे वो बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जिसको हम कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। फोर्सेस कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव कब होगी, तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय कंजर्वेटिव फोर्स।
तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है? इट इज दैट फोर्स इन विच वर्क डन, है ना, डज नॉट डिपेंड ऑन द path through which a body is taken, but depends only on initial and final पोजीशन। ठीक, देखो बेटा, जहां पे वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मान लीजिए सपोज कर लेते हैं कि हम कुछ 3 डिफरेंट पाथ ले लेते हैं और लेटस से हमने क्या किया, एक बॉडी ले ली, पहले तो ये बॉडी यहां पे ले ली, लेटस से ए पर ले ली, ए से हम कहां चले गए, लेटस से बी पर चले गए, और फिर बी से हम कहाँ चले गए, सी पर चले गए। ठीक, तो अब हमने क्या किया, ये 3 अलग अलग पाथ ले लिए। पहले हम ए से गए बी पर, फिर हम गए बी से सी पर गए। ठीक, तो ये हमने डिफाइन कर लिया एज पोजीशन ए, ये पोजीशन बी, ये पोजीशन सी। ठीक, हम इस पाथ से गए, ये ऐसा पाथ लिया और ये पाथ हमने चूज किया, यानी कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी हो गया और वर्क डन फ्रॉम बी टू सी हो गया, तो वो बराबर वर्क डन डायरेक्टली फ्रॉम ए टू सी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे आप किसी भी पाथ से ले जाएं, वर्क डन जो होगा वो हमारे पास इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। सपोज कर लो कि अगर हम लेटस से ए से सी तक ले जाते हैं, मान लो इस पाथ से ले जाते हैं, तो बेटा वर्क डन जो हो गया वो ए टू सी हो गया, है ना, तो WAC मतलब ए से लेकर सी तक, और ए से लेकर बी तक का वर्क डन WAB हो गया, ए से लेकर बी तक का, और बी से लेकर सी तक का वर्क डन BC हो गया, WBC हो गया। तो बेटा कंजर्वेटिव फोर्स के केस में WAC जो होगा वो WAB प्लस WBC दोनों का सम होगा, यानी कहने का मतलब है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, और किस पाथ से ले जा रहे हैं, बड़ा पाथ ले जा रहे हैं या छोटा पाथ ले जा रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। इस तरह की फोर्स को हम कहते हैं बेटा कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, ये बड़ा सिंपल टर्म्स में बात हो गई। चलिए अब नॉन कंजर्वेटिव क्या हुआ, इसी के कंपैरिजन में जब हम बात करेंगे नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है, तो जहां पे वर्क पाथ के ऊपर डिपेंड करता है वो नॉन कंजर्वेटिव हो गया। तो बेटा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसे कहेंगे बेटा, इट इज दैट फोर्स in which work done depends on the path, यानी कि पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स, मान लीजिए कमरे के कॉर्नर से टेबल को खिसकाते हुए ले जाएं, वहां से इधर ले गए, इधर से इधर ले गए, इधर से इधर ले गए, तो बेटा अगर आप ऐसे घूम के जाएंगे और फाइनली यहाँ पे लाएंगे तो आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, है ना, तो पाथ के ऊपर डिपेंड हो गया। जबकि टेबल को आप यहाँ से यहाँ डायरेक्टली खिसका सकते हैं, तो उतने बड़े पाथ से ले जाने का कोई मतलब नहीं बनता, उसको हम कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल भी लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स पे जो वर्क डन है वो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन सी हो गई, फॉर एग्जांपल जैसे कि इलेक्ट्रिकल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह देते हैं, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह दीजिए, ये कंजर्वेटिव हो गई। ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई, ये कंजर्वेटिव फोर्स हो गई।
ये सारी कंजर्वेटिव हो गई, मतलब इनमें वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जहां पे वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ऐसा कह लें कि अगर हम ए पॉइंट से लेटस से बी पॉइंट पर जाना है तो हम या तो हम ए से बी तक अलग चले गए, या फिर हम ऐसे घूम के जा सकते हैं, या फिर हम ऐसे घूम के जा सकते हैं। इसको पाथ 1 कह दिया, इसको पाथ 2 कह दिया, इसको पाथ 3 कह दिया। तो बेटा 3 अलग अलग पाथ से हम इनिशियल स्टेट ए से फाइनल स्टेट बी पर पहुंच गए, है ना। 3 अलग अलग पाथ से पहुंचे, तो बेटा 3 अलग अलग पाथ में अलग अलग वर्क डन होगा। तो वर्क डन फ्रॉम पाथ 1, वर्क डन फ्रॉम पाथ 2, वर्क डन फ्रॉम पाथ 3, ये तीनों इक्वल नहीं होंगे, नहीं होंगे। बात समझ में आ गई? यानी कि हमारे पास जितना बड़ा पाथ होगा वर्क डन उतना ही ज्यादा होगा। ये कंसेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं बेटा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का। क्लियर? तो बेटा आज हम लोगों ने ये कुछ मेनली डेफिनेशंस के बारे में जाना, है ना। और अब बाकी बातें अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। बेटा ये सारी बातें जो मैंने आपको सिखाई हैं एक बार रिवाइज ज़रूर करिएगा, है ना। समझिएगा, रिवाइज करिएगा, और दिमाग में रहना चाहिए कि किस चीज़ का क्या मतलब है। कंसेप्ट को मजबूती से पकड़ के रखिएगा, तभी वो सवाल करने में, न्यूमेरिकल करने में मज़ा तभी आता है। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।